नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध निबंध स्वराज्य के फायदे। ये निबंध सत्य प्रकाश मिश्र द्वारा संपादित मुंशी प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध नामक पुस्तक में संकलित है। तो आज हम जानेंगे कि इस निबंध के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार भारतीय युवाओं को उन व्यवस्थाओं का त्याग करने के लिए प्रेरित करते हैं जो हमें दबाती है, तथा इस निबंध के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि स्वराज्य प्राप्ति के क्या क्या फायदे हैं। तो आइए जानते हैं सार रूप में। निबंध का सार क्या कहता है। प्रस्तुत निबंध में मुंशी प्रेमचंद ने स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात मिलने वाले लाभों के बारे में विवेचनात्मक टिप्पणी की है। सर्वप्रथम वे स्वराज्य का अर्थ बताते हुए क्या कहते हैं कि जब संपूर्ण देश का प्रबंध प्रजा के हाथों में हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्वराज्य कहते हैं। स्वराज्य में जनता द्वारा चुने हुए पंचों के माध्यम से संपूर्ण प्रबंध किया जाता है। स्वराज्य में शासन अधिकारी अपने हितों और स्वार्थों के लिए शासन नहीं करते, बल्कि प्रजा की भलाई ही उनकी प्रथम प्राथमिकता होती है। स्वराज्य उस स्थिति में समृद्धि नहीं कर सकता जब गरीब वर्ग भूखा प्यासा मरे, जानलेवा बीमारियां उसे अपना ग्रास बनाती रहें तथा शासक वर्ग भोग विलास में डूबा रहे। जबकि सच्चाई क्या है समाज की, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर ऐसी ही स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो देश का जो सौंदर्य है वो परतंत्र हो जाता है, पराधीन हो जाता है। परंतु भारत की दशा कुछ इसी तरह है और इस स्थिति से निकलने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना ही होगा। हमारा अतीत गौरवपूर्ण रहा है, हमारे पूर्वज स्वाभिमानी रहे हैं, उनमें आत्मविश्वास, कर्म और साहस का भी अभाव नहीं रहा। अतः उनके आदर्शों पर चलकर हम एक बार फिर स्वराज्य प्राप्त करेंगे। किसको प्रेरित कर रहे हैं? युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। अतीत के बारे में बता रहे हैं, अतीत की गौरव गाथा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि अगर हम स्वार्थ प्रवृत्ति में जीते रहे तो हम स्वराज्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जनता का शासन, जनता के लिए शासन अगर होगा तभी वास्तविक स्वराज्य की प्राप्ति संभव है। स्वराज्य के भेद नामक उपशीर्षक में लेखक स्वराज्य के प्रकार बताते हैं। उनके अनुसार स्वराज्य के 3 प्रकार हैं। एक ऐसा जिसका राजा उसी देश का निवासी होता है किंतु निरंकुश होता है, प्रजा उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अर्थात कहने का भाव क्या है कि राजा अपनी मर्जी से शासन चलाता है, प्रजा का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा जो प्रकार बताते हैं, जिसका राजा प्रतिनिधियों की सलाह पर कार्य करता है, यानी राजा दूसरों की सलाह देता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। तीसरा यहाँ पर कौन सा प्रकार बताया है? स्वराज्य ऐसे होता है जिसमें राजा का चुनाव प्रजा करती है, यानी राजा को प्रजा खुद कुर्सी पर या गद्दी पर बिठाती है या उसे राजा बनाती है। वह चुनाव द्वारा बहुमत तय करती है और जिसका बहुमत होता है वही राजा होता है। वस्तुतः प्रजा द्वारा चुने गए सदस्यों की सहमति से राज्य का राजकाज चलता है। परंतु भारत की स्थिति बड़ी विचित्र है। यहाँ का राज्य इनमें से किसी भी प्रकार का नहीं है। वो तीनों प्रकार में से एक में भी नहीं आता। न उसका राजा भारत का है, न यहाँ प्रजा प्रतिनिधियों को चुना जाता है। वास्तव में भारत में कोई एक राजा नहीं, बल्कि समस्त अंग्रेज जात इस देश पर राज करती है। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं इस समय में, तो उसी का चित्रण किया है। और यह जाति कितनी नीच, निर्दयी और लालची है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारत के उद्योग धंधों, प्रशासनिक पदों, व्यापार और विद्या सभी पर अंग्रेज जाति का अधिकार है। वस्तुतः भारतीय जनता अंग्रेजी राज्य की अत्याचारी शक्ति से कुचले जाने के लिए अभिशप्त है। जब स्थिति इतनी भयानक हो तो भारतीय जनता ऐसा राज्य चाहती है जिसमें पंचों के चुनाव के बाद राजा का चुनाव हो, इन पंचों की सलाह से राजकाज चले। भारत में यद्यपि कुछ संस्थाएं, सभाएं हैं जो सरकार को सलाह देती है, किंतु इन सभाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव साधारण जनता द्वारा नहीं होता। वे सभाएं कारगर साबित नहीं हो रही हैं। यह अंग्रेजी राजा के खर्च, सेना
और आमदनी के विषय में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रखती। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि हम ऐसा स्वराज्य चाहते हैं जिसमें हमें खर्च, सेना, आमदनी के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार हो। अर्थात हमारे देश में क्या चल रहा है, कैसी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में बदलाव कैसे लाया जाए, उन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। वही पूर्ण स्वराज्य है। स्वराज्य प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जब हम अपनी ज़रूरतों को अपने देश में ही पूरी करने लगें तो देश स्वाधीन हो जाएगा। यानी क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, हमारा देश किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहे। ऐसी स्थिति में हम स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। देश में कपड़े की कमी निरंतर रही है, जिसकी पूर्ति करने के लिए अनाज निर्यात करना पड़ता और देश की जनता भूखी मरती है। फलस्वरूप प्रजा कुकर्म करने के लिए बाध्य है तथा प्रजा पर पुलिस की लाठियां चलती है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि यदि हम स्वयं अधिक कपड़ा निर्मित कर लें तो दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अर्थात कपड़ा खरीदने के बदले में हम अनाज देते हैं और देश का अनाज अगर बाहर जाता है तो देश की जनता भूखों मरने की नौबत आ जाती है। ऐसे में हमें क्या करना है, अधिक से अधिक कपड़ा खुद ही निर्मित करना है और देश का धन देश में ही रह जाएगा। भोग विलास के लिए हम अपने पैसे को दूसरे देशों में भेजेंगे तो कभी भी स्वावलंबन और स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सकते। ये क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से कि हम अपने काम स्वयं करें या हमारी ज़रूरतों को हम स्वयं पूरा करें, तभी हम स्वराज्य की प्राप्ति कर सकते हैं। गांधी जी ने चरखा चलाने की बात की। देश के नर नारियों को चाहिए कि वो चरखा चलाना आरंभ करें। जब खादी की क्रांति आई थी या देश में खादी की ओर लोगों का झुकाव बढ़ा था, वे अपना समय व्यर्थ न गंवाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में लगाएं। चरखा काटने से उन्हें दोहरा लाभ होगा। एक तो वे अपना पेट भर सकेंगे, दूसरा देश की उन्नति होगी। अर्थात देश में जो हम कपड़े के बदले जो अनाज देते हैं वो बाहर नहीं जाएगा। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हमें उन व्यवसायों का भी त्याग करना होगा जो हमारी आत्मा को गुलाम बनाते हैं। सरकारी अदालतें, सरकारी नौकरियां तथा अंग्रेजी शिक्षा। बालक बालपन में ही नौकरी की तलाश करने लगता है, यानी कि बचपन में ही उसकी आत्मा पराधीन हो जाती है। नौकरी का मतलब ये क्या मानते हैं? पराधीनता, गुलामी, चमचागिरी और चापलूसी उनकी आदत बन जाती है। युवावस्था में भी वह अपनी इस आदत को नहीं छोड़ सकता। सरकारी अदालतें झूठ, कपट, छल और बेईमानी के अड्डे हैं। यहाँ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो घृणास्पद हैं, अर्थात जिनको देखकर घृणा का भाव उत्पन्न होता है। लेखक वकीलों के पेशे को सर्वाधिक नीच और पराधीन बनाने का आसान तरीका मानते हैं। अर्थात देखिए, इस समय के जो वकील है या वकालत है या अदालत है, वो भी तो अंग्रेज़ों के अधीन है। भारतीयों के हित में वो कोई निर्णय नहीं लेते। यही कारण है कि प्रेमचंद जी या लेखक को लगता है कि वकीलों का पेशा सर्वाधिक नीच है, ऐसा वो मानते हैं। वकील सरकारी अदालतों के गुलाम हैं और सरकारी अदालतें किसकी है? अंग्रेज़ों की। यहाँ काम करने वालों की आत्मा मर चुकी है। वस्तुतः अदालतों और उनसे जुड़े व्यक्तियों से समाज कल्याण की आशा करना बेईमानी होगी। जो लोग अंग्रेजी राजा को अपना रहे हैं, ऐसे धन लोलुप और स्वार्थी हृदयों में स्वराज्य और आत्मनिर्भरता की भावना नहीं पनप सकती। यानी जो अंग्रेज़ों के अधीन है या अंग्रेज़ों की विचारधारा से प्रभावित होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, वो लालची लोग हो सकते हैं, स्वार्थी लोग हो सकते हैं। वो स्वराज्य प्राप्त करने वाले या आत्मनिर्भर लोग नहीं है। क्योंकि अगर अंग्रेज़ों के अधीन रहेंगे, उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे, तो ना तो हम स्वराज्य की प्राप्ति कर सकते हैं और ना ही हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर जिन साधनों का जिक्र किया गया है वह असहयोग के अंतर्गत आते हैं। प्रजा के सहयोग के बिना शासन नहीं चल सकता। शासन चलाने में प्रजा का सहयोग धर्म, धन और विवेक से होना चाहिए। परंतु जो सरकार प्रजा पर ही अत्याचार करने लगे, उनके अधिकारों का हनन करने लगे, तो प्रजा को उस सरकार की कोई सहायता नहीं करनी चाहिए। यहाँ दोष प्रजा का नहीं बल्कि प्रशासन का है। भारत में ऐसे ही समय में जब प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग प्रकार से प्रजा का दमन करने लगते हैं, नेताओं के मुंह पर पट्टी बांध दी गई है,
आम प्रजा पर गोलियां चलाई जा रही हैं, इसीलिए प्रजा प्रशासन के विरुद्ध हो गई है। यानी देश के लोग आज़ादी क्यों चाहते हैं, अंग्रेजी सत्ता को क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि अंग्रेजी सत्ता के अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकारी नीतियां प्रजा विरोधी हैं, प्रजा इसका अनुभव करती है। यह तथ्य भी साफ हो गया है कि अब स्वराज्य के बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए स्वराज्य प्राप्ति के लिए हमें शांति, असहयोग की भावना जागृत करनी चाहिए। आत्मशुद्धि, निर्भरता और सद्व्यवहार असहयोग के 3 अंग हैं। इनको अपनाकर हमारी आत्मा पवित्र और स्वाधीन हो सकेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या मानते हैं कि हम अंग्रेजी सत्ता का सहयोग ना करें और आत्मनिर्भरता के भाव को अगर अपनाते हैं तभी हम पवित्रता को प्राप्त कर पाएंगे, और अगर हमारी आत्मा पवित्र हो गई तो हम स्वाधीन भी हो जाएंगे। स्वराज्य के फायदे गिनना ईश्वर के गुणों को गिनने के बराबर है। स्वराज्य में सुख एवं शांति का अनुभव होता है। देखिए, इसी में से प्रश्न निकल कर आएंगे, तो इन चीज़ों को ध्यान में दें। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने स्वराज्य बताए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और अब ये स्वराज्य के गुणों की बात कर रहे हैं कि स्वराज्य के क्या क्या फायदे हैं या गुण हैं। स्वराज्य में सुख एवं शांति का अनुभव होता है, व्यक्ति स्वावलंबी हो जाता है। परंतु स्वराज्य प्राप्ति का देश को सबसे बड़ा फायदा यह होगा, क्या होगा, वह है भारतीय जीवन का पुनरुद्धार। यानी भारतीय जीवन दोबारा से अपना नया जीवन प्राप्त कर पाएगा, गति प्राप्त कर पाएगा। अंग्रेज जाति का प्रधान गुण अगर पराक्रम है तो हमारे जीवन का मुख्य आधार धर्म है। धर्म हमारे जीवन का सूत्र है। पश्चिमी सभ्यता से हमारी सभ्यता मेल नहीं खाती। लगातार गुलामी सहते सहते हमारा मानसिक बल विलुप्त हो गया है, यानी मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। पराधीनता ने हमारी बुद्धि को मंद कर दिया है, हम विचार शून्य हो गए हैं। स्वराज्य हमारी बुद्धि और विचार शक्ति को संचालित कर देगा तथा संसार एक बार फिर भारतवर्ष की ओर देखने के लिए मजबूर हो जाएगा। संसार में हम अछूत, नीच, अनपढ़, गंवार न समझे जाएंगे। अंग्रेजी प्रशासन जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है, हम उसका विरोध कर सकेंगे। जो जाति हमें अपने ही देश में जाने से रोकेगी, उसे हम देश से निकाल दूर करेंगे। तो यहाँ पर स्वराज्य के फायदे उन्होंने गिनवाए हैं कि स्वराज्य के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर देश में शांति स्थापित करनी है, देश को शक्तिशाली बनाना है, संसार में हमें अपने एक विशेष स्थान बनाना है, तो उसके लिए हमें स्वराज्य प्राप्त करना आवश्यक है। स्वराज्य प्राप्ति के बाद जो देश का उपकार होगा वह है आर्थिक समृद्धि। अगर हमने स्वराज्य प्राप्त कर लिया तो हम आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो जाएंगे। प्राचीन काल से भारत समृद्धशाली देशों में गिना जाता था। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज़ों की लगातार गुलामी ने इस देश को कंगाल देशों का सिरमौर बना दिया है। गरीब जनता यहाँ भूखे पेट सो रही है, भूमि बंजर हो गई है। प्रशासन अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आम जनता पर करों का बोझ बढ़ा रहा है। शिक्षा के लिए धन का देश में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए करों का बोझ बढ़ा रहा है। शिक्षा के लिए धन का देश में सदा अभाव रहता है, परंतु पुलिस और सेना के लिए धन की कभी कमी नहीं होती। देखिए, किसी दूसरे के अधिकार में रहना या गुलामी का जीवन जीने के क्या नुकसान है वो यहाँ से देखिए। और अगर हम स्वाधीन हो जाते हैं, स्वराज्य प्राप्त कर लेते हैं, तो हम आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो जाएंगे। तब ये सारी समस्या, गुलामी की समस्या, भूखमरी की समस्या, बंजर भूमि की समस्या, जो बेवजह कर है उनकी समस्या, शिक्षा का अभाव, ये ऐसी कमियां हैं जिनको हम दूर कर पाएंगे। यही पराधीनता के प्रमुख लक्षण हैं और यही सब हमारे देश में मुख्य कारण हैं जिनके कारण हम गुलाम हैं। स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात इस दिशा में सुधार होने की संभावना है। प्रशासन के खर्च कम करने होंगे, गोरे अफसरों की तनख्वाह खत्म हो जाएगी, भूमि कर कम कर दिए जाएंगे। आम आदमी के लिए न्याय जो इतना महंगा हो गया है, यह कार्य अदालतों के बजाय पंचायतों को सौंप दिया जाएगा। और जो पैसा जनता अदालतों में खर्च करती है वह उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में फायदेमंद होगा। और ये कब होगा? जब हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। जब जनता अपना पैसा एकत्रित करेगी तो वह उसे किसी न किसी काम में लगवाएगी।
इस प्रकार देश में उद्योग धंधों की शुरुआत होगी। थोड़े दिनों में ही देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमारा पैसा हमारे देश में ही खर्च होगा, यानी हमारे ही पैसे से हम अपने देश में तरक्की कर पाएंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं, बता रहे हैं कि स्वराज्य के क्या फ़ायदे हैं। स्वराज्य प्राप्ति के बाद अगर हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए तो किन किन समस्याओं का हम निवारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमारा पैसा हमारे देश में ही रहेगा। कारखानों की बजाय कस्बों और गांवों में स्थापित कारखाने शहरों की बजाय कस्बों और गांवों में स्थापित किए जाएंगे ताकि प्रजा का गांव से पलायन रोका जा सके। महानगरों पर से जनता का बोझ कम हो, क्योंकि महानगरों में कल और कारखानों की वजह से ही गांव से लोगों का पलायन हो रहा है। इसके कई परिणाम सामने आ रहे हैं। गांव में विकास कम हो रहा है, गांव में जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था है वो खत्म हो रही है, एकांकीपन बढ़ रहा है। तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रेल विभाग का प्रबंध अंग्रेजी कंपनियों के हाथों में होने के कारण यह आम आदमी की पहुंच से बाहर की चीज़ है। रेलों में सदैव सुख सुविधा की कमी रही है। तीसरे दर्जे में आम जनता पशुओं की भांति ठूस दी जाती है, जबकि अधिकारियों के लिए खाली डब्बे पड़े हैं। इस असंतुलन को ठीक करना होगा। देश में माल ढोने के लिए मालगाड़ियों का अधिक निर्माण किया जाएगा। मादक वस्तुओं की बिक्री से प्रशासन को आमदनी तो होती है, परंतु यह अधर्म के माध्यम से कमाया धन स्वराज्य में खत्म कर दिया जाएगा। मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि ये पदार्थ अमीर गरीब दोनों के लिए कष्टदायक होते हैं। अंत में स्वराज्य की विस्तृत चर्चा के बाद लेखक निष्कर्ष रूप से क्या बताते हैं, इस उपशीर्षक में गांधी जी की भूमिका का उल्लेख करते हुए लेखक कहते हैं कि महात्मा गांधी देश के भक्त हैं, वे त्यागशील और राष्ट्रप्रेमी हैं। उनके नेतृत्व में ही स्वराज्य प्राप्ति संभव है। हमें वर्ग, जाति और समुदाय से ऊपर उठकर इन नेताओं के हाथ मजबूत करने चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थपरता को त्याग कर खुद चरखा चलाएं। देश का प्रत्येक नागरिक अगर थोड़ा सा भी सूत काटे तो वह देश के कल्याण में लाभकारी होगा। अंत में लेखक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर प्रत्येक भारतीय को सद्बुद्धि दे और सूत काटने जैसे उच्च और पवित्र कार्य में हाथ बंटवाएं। तो ये हमारा आज का निबंध है, स्वराज्य के फायदे। इसमें वो बताते हैं कि स्वराज्य प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है, लोगों को प्रेरित करके, विशेषकर युवा पीढ़ी को। और अगर हमें स्वराज्य मिल जाता है तब हम अपने अनुसार शासन चला सकते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। हम अपने ही देश में अपने ही द्वारा वस्तुएं उत्पादित करके और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इससे बाहरी जो शासक हैं या जो अंग्रेज हैं उनकी सत्ता की समाप्ति भी की जा सकती है। और ये किसके माध्यम से? अहिंसा के माध्यम से इसकी प्राप्ति संभव है। तो यहाँ पर इसके अंतिम जो हमने भाग किया है इसमें निष्कर्ष के रूप में जो इन्होंने लिखा है उपशीर्षक, जिसमें गांधी जी की प्रशंसा करते हैं कि स्वराज्य की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? गांधी जी के नेतृत्व के द्वारा ही संभव है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।